हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की टॉपिक से मैं आज आपको राष्ट्रीय हित कराने वाली हूँ। इससे पहले भी काफ़ी सारे इसके पार्ट्स मैं ले रखी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी तक आप, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है, काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे चैनल पे, आप उसे देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित, सबसे पहले तो राष्ट्रीय हित होता क्या है, इसका क्या है आशय। तो देखिए, ऐसा सामान्य दीर्घकालिक सतत उद्देश्य या हित जिसे कोई भी राज्य या सरकार प्राप्त करना चाहता है। राष्ट्रीय हित का आशय उन मूल्यों से है जिसे राष्ट्र एक दूसरे के संबंध में सुरक्षित रखना चाहता है। राष्ट्रीय हित किसी भी देश की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, विदेश नीति, कोई भी देश अपनी ही राष्ट्रीय हित की बात सोचेगा ना। आगे है, चार्ल्स लेड्चे और अब्दुल सईद ने कहा है, ऐसे सामान्य दीर्घकालिक सतत उद्देश्य जिसे कोई भी राज्य या सरकार प्राप्त करना चाहता है। राष्ट्रीय हित का अभिप्राय उन मूल्यों से है जिसे राष्ट्र एक दूसरे के संबंध में सुरक्षित करना चाहता है। ये इनकी बुक याद रखिए। जोसेफ फ्रैंकलिन ने अपनी कृति नेशनल इंटरेस्ट किसकी बुक है? जोसेफ फ्रैंकलिन के में राष्ट्रीय की आकांक्षा, विदेश नीति, क्रियात्मक, व्याख्यात्मक तथा विवादों का निरूपण करने वाले तत्व को राष्ट्रीय हित माना है। आगे कुछ बुक्स है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्कॉट वर्चिल, द नेशनल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी। स्टीफन डी किन्नर, डिसेंडिंग द नेशनल इंटरेस्ट। आगे है मॉर्गनथाउ, यथार्थवादी दृष्टिकोण में क्या है। तो देखिए, उनके अनुसार राज्य का सर्वोच्च हित उसके अस्तित्व की रक्षा है। ठीक है, सर्वाइवल। अस्तित्व की रक्षा का अर्थ है राष्ट्र द्वारा उसके भौगोलिक क्षेत्र की रक्षा एवं भौतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहचान को कायम रखना। राज्य यह प्रयत्न करते हैं कि इस पहचान पर कोई भी आक्रमण न कर सके। इसे मार्मिक हित भी कहा जाता है। राज्य के कार्य और राष्ट्रीय हितों द्वारा निर्देशित होते हैं, नैतिकता एवं विधि के द्वारा नहीं। विदेश नीति का निर्धारण विचारधारा द्वारा नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय हित द्वारा होता है। क्या होता है? विदेश नीति का जो निर्धारण होता है वो कोई विचारधारा से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित द्वारा होता है। उन्होंने राष्ट्रीय हित को शक्ति का पर्याय बोला है। ठीक है, मॉर्गनथाउ ने क्या राष्ट्रीय हित को शक्ति का पर्याय बोला है। अगला, उनके अनुसार राष्ट्रीय हित परिवर्तनशील होते हैं, जिनका निर्धारण देश काल के अनुसार, जैसे आज उसका राष्ट्रीय हित कुछ है, कल कुछ हो सकता है, तो वो सदैव परिवर्तनशील है, अस्थायी नहीं है। अतः एक राज्य के हित सदैव एक समान नहीं होते हैं। एक बेहतर राजनयिक का दायित्व है कि वह राष्ट्रीय हितों को उप राष्ट्रीय हितों से पृथक कर सके। मॉर्गनथाउ के अनुसार किसी भी राष्ट्र के हित का निर्धारण उसकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। जैसे 1990 में इराक कुवैत पर किया गया आक्रमण इसकी क्षमता अनुसार नहीं था, पर परिणाम स्वरूप इराक को क्षति उठानी पड़ी। उन्होंने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता मानते हुए कहा है कि राष्ट्र को सुरक्षा के लिए स्वयं तैयार रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप खुद से ही अपना सेल्फ डिफेंस जो अपने लिए खुद से करो, कोई भी संस्था पे भरोसा मत रखो, ऐसा उन्होंने कहा था। अब राष्ट्रीय हित के प्रकार, तो राष्ट्रीय हित को सामान्यतः मार्मिक एवं गौण, ठीक है, मार्मिक एवं गौण रूप में विभाजित किया जाता है। मार्मिक हितों का आशय भौगोलिक अखंडता एवं भौगोलिक एकता एवं अखंडता एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। इन हितों पर कोई भी राष्ट्र किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं कर सकता, जबकि राजनीतिक एवं आर्थिक हितों के संबंध में राज्यों के मध्य समझौता संभव है। ठीक है, आगे राष्ट्रीय हित को परिभाषित करने के तरीके, तो जोसेफ फ्रैंकलिन के अनुसार राष्ट्रीय हितों को वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ रूप
में परिभाषित किया जा सकता है। अब वस्तुनिष्ठ रूप में प्लेटोवादी। राष्ट्रीय हितों को वस्तुनिष्ठ रूप में परिभाषित करना प्लेटोवादी तरीका है। प्लेटो के अनुसार शासन एक कला है, ठीक है, अतः हितों का निर्धारण भी एक विशेषज्ञता का कार्य है जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता है, बल्कि शासन मर्मज्ञ की आवश्यकता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हितों के निर्धारण में संभ्रांत वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रीय हितों के निर्धारण पर प्लेटोवादी तरीके गैर लोकतांत्रिक राज्यों में अपनाया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय हित के मूल तत्वों पर बल दिया जाता है और प्रक्रिया पर नहीं। अतः हितों के निर्धारण में विचार विमर्श एवं वाद विवाद को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। आत्मनिष्ठ रूप में अरस्तुवादी, ठीक है, यह आत्मनिष्ठ के रूप में परिभाषित करने का तरीका है। उसके अनुसार हितों के निर्माण में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, मूल तत्वों पर नहीं। राष्ट्रीय हितों का निर्धारण परस्पर वाद विवाद परिचर्चा के द्वारा होता है, जिससे विभिन्न समूह अपने विरोधी मांगों को व्यक्त कर सके। राष्ट्रीय हितों के निर्धारण का यह तरीका समकालीन युग में लोकतांत्रिक राज्यों में प्रयुक्त होता है, जहां परस्पर विचार विमर्श के द्वारा निर्णय किए जाते हैं। राष्ट्रीय हितों के निर्धारण का आत्मनिष्ठ रूप अरस्तुवादी कहलाता है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय हितों के निर्धारण में परिचर्चा एवं संवाद की आवश्यकता होती है, जिसमें विभिन्न समूह अपनी परस्पर विरोधी मांगों को व्यक्त कर सके। अतः आत्मनिष्ठ रूप में राष्ट्रीय हितों के निर्माण में मूल तत्व पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। विचारधारा। तो विचारधारा विचारों का ऐसा समुच्चय या दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से कोई विचार व्यक्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राष्ट्र विचारधारा का उपयोग करता है। राष्ट्रीय हित बनाम विचारधारा। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य अपने प्रत्येक कार्यों का राष्ट्रीय हितों के आधार पर औचित्य ठहराते हैं, परंतु इस बिंदु का मतांतर है कि विचारधारा के द्वारा राष्ट्रीय हित निर्धारित होते हैं तथा विचारधारा का प्रयोग राष्ट्रीय हितों के औचित्य को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के काल में विश्व दो गुटों में विभाजित था। पूंजीवादी गुटों का नेतृत्व अमेरिका ने किया था और जबकि साम्यवादी गुटों का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था। यह विचारधारा के द्वारा हित निर्धारित होते हैं तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के हित समान होने चाहिए, परंतु व्यावहारिक रूप से यह मान्यता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि समान विचारधारा वाले राष्ट्रों में भी आपस में संघर्ष हो जाता है। 1948 में सोवियत संघ और यूगोस्लाविया के मध्य, 1956 में सोवियत संघ और हंगरी के मध्य, 1960 में चीन और सोवियत संघ के मध्य, जबकि सभी राष्ट्र समान विचारधारा वाले थे, एक दूसरे के पूंजीवादी गुटों में भी अमेरिका एवं फ्रांस के बीच, मतलब कहने का मतलब कि एक विचारधारा में भी टकराव हो जाता है। मतभेद पूर्व 1956 में स्वेज घटना, ये काफ़ी बार क्रम में सजाने को आ जाएगा। स्वेज घटना कब हुई थी? 1956 के समय, जब ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण किया तो अमेरिका ने इसका विरोध किया। अमेरिका ने आक्रमण को समाप्त करने के लिए चेतावनी दी। अतः प्रथम दृष्टया विचारधारा की तुलना में हित ही प्राथमिक होते हैं। विचारों के अनुसार वैचारिक माध्यमों से राष्ट्रीय हित को प्रभावी रूप से पूर्ण किया जाता है। अतः कोई भी राज्य राष्ट्रीय हितों को नग्न रूप से प्राप्त करने की बजाय वैचारिक माध्यमों की सहायता लेता है, जिससे विदेश नीति के निर्णयों की वैधानिकता बढ़ जाए, लोगों की सहमति भी प्राप्त की जा सके। उदाहरण, अमेरिका की विदेश नीति का मूल आधार लोकतंत्र, मानवाधिकार एवं शांति जैसे मूल वैचारिक आधार है, जबकि पाकिस्तान ने अपनी पहचान मूलतः इस्लामिक राष्ट्र के रूप में व्यक्त की है, जिससे यह पश्चिमी एशिया देशों का समर्थन भारत के विरुद्ध प्राप्त कर सके। राष्ट्रीय हित बनाम वैश्विक हित। तो राष्ट्रीय हितों की यथार्थवादी परिभाषा समकालीन वैश्वीकरण के युग में एकांकी एवं आंशिक प्रतीत होती है, क्योंकि समकालीन विश्व में आर्थिक अंतर्निर्भरता की वृद्धि से राज्य के हित परस्पर साझे हो रहे हैं। क्षेत्रीय
आर्थिक संगठन के विकास के युग में एक राज्य का हित दूसरे से अंतर संबंधित है। आतंकवाद पर्यावरण समस्या किसी राष्ट्र राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे संपूर्ण विश्व प्रभावित हो रहा है। अतः वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय हित एवं वैश्विक हित एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं। राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाले कारक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोलेगा इनमें से कौन सा राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। ये आजकल कूट में दे देगा 1 2 3, तो देख लीजिए क्या क्या कारक है। देखिए, पहले तो शासन प्रणाली है, नेतृत्व है, भूभाग का अवस्थिति है, परंपरा या विचारधारा, तकनीक एवं आर्थिक विकास है, क्षेत्रीय वातावरण है, विश्व व्यवस्था है। पामर और पार्किंस ने राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के निम्नलिखित साधन बताए हैं। ठीक है, इनका पावर और पार्किंस ने क्या बताया है? प्रचार एवं राजनीतिक युद्ध, आर्थिक साधन, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद युद्ध। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने राष्ट्रीय हित के बारे में जो है वो किया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूएनओ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप अगर यूपी पीजीटी दे रहे हो, एलटी ग्रेड दे रहे हो या यूजीसी नेट दे रहे हो, किसी में कोई भी एग्जाम दे रहे, इवन तो ये जीएस का भी पार्ट है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं यूएनओ कराऊंगी। ठीक है, एक बार फिर इंटरनेशनल, अब मैं टॉपिक वाइज वो एमसीक्यू भी लेके आऊँगी। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और पब्लिक एड भी मैंने स्टार्ट किया है, तो उसके भी क्वेश्चन काफ़ी सारे मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, पब्लिक एड के क्वेश्चन, वो आप देख सकते हो, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और भी क्वेश्चन लेके आऊँगी। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा प्रिपरेशन में, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।